ये भी चीजें हैं हमारे। तो भाई कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप ना कर सकते हो। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो आप ना कर सकते हो। अगर आप एक दफा ठान लें कि आप सीएसएस में टॉप करना चाहते हैं, तो कोई माई का लाल नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई बंदा नहीं है जो आपको पीछे हटा सके। अगर कोई कहता है कि नहीं कर सकते, कि आपकी चलो ठीक है जी, मैट्रिक में जो है साइंस थी, इंटर में आर्ट थी, बीए में कुछ और था और मास्टर्स किसी और में किया, फिर भी आप इरादा कर लेते हो, ये डिटरमिन हो जाते हो कि भाई सीएसएस में मैंने टॉप करना है, तब भी कर सकते हो। तीन चीज है आपकी डिटरमिनेशन। अगर कोई कहता है कि नहीं कर सकते, तो सिर्फ उससे एक क्वेश्चन पूछना है, क्यों। उसके पास हजारों थाउजेंड, ठीक है, बिलियंस ऑफ लेम एक्सक्यूजेस तो होंगे आपको ये बताने के लिए कि आप नहीं कर सकते, लेकिन कोई एक रीजन नहीं होगी, कोई एक वजह नहीं होगी, कोई ठोस रीजन वो आपको नहीं बता सकता कि आप क्यों नहीं कर सकते। सिर्फ वो यही बहाने होंगे, हिले बहाने होंगे कि भाई तू नालायक है, ये नालायक है, तो बोलेंगे। अगर पहले अच्छे नंबर नहीं लिए, सैपलिस के साथ पास हुए, तो अब सीएसएस तो उससे भी हाई चीज है। तो भाई मेरा फॉल्ट था, उसमें मैंने टाइम नहीं दिया, तो पढ़ नहीं सकता, पढ़ूंगा। सारी चीजें हो सकती हैं, दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जो मुश्किल हो, कोई भी काम नहीं। तो सीएसएस को हमने ऐसे ही हवा बनाया हुआ है, ठीक है, एक पहाड़ बना के लोगों के सामने पेश कर दिया हुआ है, जबकि आपको सारा सिलेबस जो है उन्होंने बता दिया हुआ है कि भाई ये सिलेबस है आपका, ठीक है, ऐसे हैं, उस पर टॉपिक्स तैयार करें। उसके लिए हमारे पास असाजा है जिनका 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, वो खुद क्वालिफाई है, वो छोड़ के आपको टीचिंग कर रहे हैं आपको वहां पे। क्यों कर रहे हैं ये? उनका अपना जमीन है, करप्ट निजाम से पीछे हटना था उनका, सारा सिस्टम हटा के, ताकि ऐसे लोगों को तैयार करें तो इस करप्ट निजाम के खिलाफ जो है लड़ सकते। तो मेन बात यही है कि कोई रीजन नहीं होती आपको बताने की। फिर हमारे यहाँ क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, तो सर ब्रिलियंट माइंड है वो जो कर लेते हैं, अली नीम की बात कर रहे हैं, शाहिद शहीन की बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो तो ब्रिलियंट माइंड थे। ब्रिलियंट है, एक छोटी सी आपको मिसाल है, तो एक टॉपिक जो है या एक चैप्टर जो है वो 1 घंटे में तैयार होता है, और एक जो है जो मोटा दिमाग है, उसे अगर वो 8 घंटे वो चीज तैयार होती है, तो उसमें वो 1 घंटा ही लगाना है। आप 8 घंटे की बजाय 10 घंटे उस पर लगाएं। जब आप उससे प्रेजेंट करेंगे, जब लोगों के सामने पेश करेंगे, तो कभी भी आपसे ये सवाल कभी भी नहीं होगा आपने 10 घंटे लगाए, 20 घंटे लगाए, 30 घंटे लगाए, सिर्फ आपने वो प्रेजेंटेशन जो है वो देखी जाएगी। ना तो वो ब्रिलियंट माइंड से पूछा जाएगा कि आपने 1 घंटा पढ़ा, ना ही उस जन से पूछा जाएगा कि आपने 10 घंटे पढ़ा। उससे कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई गॉड गिफ्टेड माइंड नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको पीछे हटा सके। अगर कोई बात है तो वो आपकी डिटर्मिनेशन है, तो आपका पुख्ता अज़म है। अगर एक दफा आप अज़म कर लेते हैं किसी काम को करने के, और कितना अज़म करें सर, कैसे करें, तो ये कैसे होगा? बातों की हद तक तो ठीक है, तकरीर की हद तक तो ठीक है, ठीक है, कि हो सकता है सर वो सारी बातें आपकी ठीक हैं, लेकिन सीएसएस का सिलेबस भी है, ठीक है, उसकी जो है काफी टफ, पूरे खानदान का कोई लिंक नहीं है उससे, तो फिर हम कैसे करें? तो उसका भी एक सोल्यूशन है। हर चीज का अल्लाह ताला ने हर चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन रखा है, कोई काम बिना सोल्यूशन के नहीं रखती। अगर कोई बीमारी पैदा होती है तो उसका इलाज पहले निकलता है, उसका इलाज भी होता है, तो इलाज है उसका, कि सर कैसे करें? तो भाई पढ़ो, और सर कितना पढ़ें?
और मैं अक्सर कहा करता हूं कि इतना पढ़ो कि इल्म झलकने लगे, इतना पढ़ो कि इल्म झलकने लगे। झलकने से मुराद ये है कि जब किसी प्याले में कोई चीज डाली जाए तो वो बाहर निकलती है। इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि इल्म झलकने लगे, तब तुम कलम उठाओ, तब जाके पेपर में अटेम्प्ट दो, तब जाके सियासत में बैठो। 1 साल पढ़ो, 2 साल पढ़ो, अगर एज है तो 3 साल तक पढ़ो और फिर जाके अटेम्प्ट दो। ये जो लोग टॉप करते हैं, इन्होंने 1 महीना 2 महीने नहीं पढ़ा होता, ये सिर्फ एंड पे 1-2 महीना पढ़ के पेपर देते हैं, पिछले इनके सालों की मेहनत होती है, एक्सपीरियंस होता है इनका, मेहनत की होती है इन्होंने। इतना पढ़ो कि इल्म झलकने लगे, तब तुम कलम उठाओ, तब जाके पेपर में अटेम्प्ट दो। तब तुम कलम उठाओ तो तुम्हारे इस कलम उठाने पर कोई कलम ना उठा सकेगा, कोई दायरा नहीं लगा सकेगा, कोई क्रॉस नहीं लगा सकेगा, किसी की जरूरत नहीं होगी आपके लिखे पे जो है वो क्रॉस लगा दे। अब हमारी उनके साथ तो दुश्मनी नहीं है जो पेपर चेक कर रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि ये किसका पेपर है। तो फिर हम बात यही करके आ जाते हैं, और यार तेरे भरा ने तेरी बहन ने पेपर तो बड़ा गड़ गया जी, पेपर बड़ा कमाल करके आए हैं, ठीक है, मुझे लगता है इस बार पोजीशन आ जाएगी, और जब रिजल्ट आता है तो 0। तो उसका रिजल्ट क्या है, क्या चीजें हैं जिसकी वजह से हम रह जाते हैं। उसके लिए जरूरी होता है कि असासा का होना जरूरी है। सिर्फ घर बैठे ही चीजें नहीं आ जाती, माँ के पेट से ये चीजें नहीं सीख के आते हैं, उसके लिए सासा जरूरी है। कोई ऐसी चीजें जिनको एक्सपीरियंस है उनके पास जाए। बात वही पीछे आ गई कि एक्सपर्ट के पास जाए, एक्सपर्ट ओपिनियन लें, वो हमारी लाइफ लाइन है, डेथ लाइन नहीं है। हम उनसे मशवरा ले रहे होते हैं जो हमारी डेथ लाइन होती है, जिन्होंने खुद कभी कुछ नहीं किया होता। और जिन्होंने खुद कुछ नहीं किया वो आपको क्या बता सकते हैं, जिन्होंने जिनको यही नहीं पता कि अगर ये फील्ड में उसे दे रहा हूं तो मैंने खुद क्यों नहीं की। अगर मुझे इतना ही पता हो कि भाई ये फील्ड आपके लिए बेहतर है तो वो मैं खुद ना कर लूं, वो भी तो इंसान है ना, तो वो खुद क्यों नहीं कर रहा, दूसरों पे थोप रहे हैं। तो भाई एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी चाहिए, गहरे गहरे नथु गहरे के पास नहीं जाना चाहिए। एक्सपर्ट की ओपिनियन लेंगे तो कामयाब होंगे। मेन बात यही होती है कि वो लोग जो एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं, चाहे वो हेल्थ के हों, चाहे इंजीनियरिंग के हों, चाहे टीचिंग फील्ड के हों, किसी भी फील्ड में चले जाएं, अगर आप एक्सपर्ट से ओपिनियन लेंगे तो कामयाब होंगे उस फील्ड में। अगर नहीं लेंगे तो नाकामी है। नाकामी तो ऑलरेडी हमारा मुकद्दर बन चुका है और उसे हम मजीद बनाते जा रहे हैं, मजीद उसे बनाते जा रहे हैं। और बेस तो ऑलरेडी पहले हमारी तबाह हो चुकी है, उसे हम मजीद कर रहे हैं। तो उसके लिए बेहतर है हमें एक्सपर्ट से ओपिनियन लेनी चाहिए, ठीक है, और डिटरमिन होना चाहिए और अच्छे तरीके से तैयारी करनी चाहिए। और दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जो आप ना कर सकते हो। आखिरी बात से मैं फुर्सत लूंगा कि अल्लाह ताला ने हमें जो है वो इंसान बनाया है, और इंसान तमाम जितनी भी मखलूकात हैं अल्लाह ताला की इस दुनिया में, इंसान और जिन्नों से पहले भी 2 मखलूकें थी, हिन और बिन, जिनका कुरान में जिक्र आता है, हिन और बिन। और उसके बाद आ गई इन और जिन, और फरिश्ते हैं, जिन हैं, और काफी मखलूकें हैं अल्लाह पाक की, और उन पर सबसे ज्यादा फजीलत है इंसान को। और वो किसकी बना पर, इस जिस्म की बना पर नहीं, इस मिट्टी के पुतले की बना पर नहीं, सिर्फ इस अक्ल की बना पर, इस जहन की बना पर। और एक चौधरी साहब हो, एक एमएनए हो, एक प्राइम मिनिस्टर हो, अगर वैसे कोई बात कर दें तो हम कहते हैं जी इनकी बात ठोस है। और कोई ना भी कहे, इमरान खान साहब कहते हैं कि ये बात ठीक है, ऐसे है, तो हम मान लेते हैं, ऐसे ही है ना। तो उनको कसम खाने की जरूरत नहीं होती। तो कसम इंसान तब उठाता है जब अगले बंदे को यकीन ना आ रहा हो,
तो अल्लाह पाक ने तो भाई कसमें उठा के कहा है, वत्तीनी वज़ैतून वत्तूर सीनीन हाज़ल बलदिल अमीन लक़द लक़द खलक़ना इंसान फी अहसनी तक़वीम। एहसन सुपरलेटिव डिग्री है। अरबिक जो सीखते हैं ना, अरबिक वालों को पता है कि एहसन जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, ये सबसे बेहतरीन तमाम मखलूकों से। और वो किस बना पर? अक्ल की बना पर। और फिर कहते हैं जनाब सर मेरा ना दिमाग नहीं काम कर रहा, मेरा ना दिमाग मोटा है। तो मैं कहता हूं वो कुफर कर रहे हैं, वो कुफर में जा रहे हैं, कुरान के मुनकर हो रहे हैं। सारे मुस्लिम है ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो तो कुफर कर रहे हैं। जो ये कह रहे हैं कि सर हमारा दिमाग नहीं काम करता, तो हम कैसे करेंगे, ये कैसे होगा, ये कोई मुश्किल नहीं होगा। अगर हजरत सलमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक पूरा तख्त मलका बिल्कीस का पलक झपकने से पहले आ सकता है, और उस पे हमें ज्यादा फजीलत हासिल है, उस मखलूक से हमें ज्यादा फजीलत हासिल है इस अक्ल की बना पर, तो ये सीएसएस का सिलेबस कोई चीज नहीं है। ये तो थोड़े छोटे सिलेबस है और वो आपको दिया हुआ है, फिंगर टिप्स में है, हर चीज है, बताया गया ना। अगर फर्ज कर लें एक बंदे को बता दिया जाए कि ये सिलेबस है, ये पेपर में आएगा भाई तैयार कर लो, और उसके बावजूद वो बंदा ना करे, तो फिर वो तकदीर लिख दी गई कि वो फेल है, वो 100% फेल है, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। इसके बावजूद जब सिलेबस दे दिया जाए, तो इसी बात को मेरे मुर्शिद इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मजा आया शेर सुन, लेकिन मकसद क्या है इसका शेर कहने का? उन्होंने, हम पढ़ते हैं कि इकबाल ने हमारी कौम को उजागर किया, कौम को उठाया। कौम क्या नशा करके सोई हुई थी? नहीं, कैसे उठाया? अपनी शायरी के जरिए जी, तो ऐसे इशार के जरिए। तो इस शेर का मकसद क्या है? मकसद ये है, खुदी को कर बुलंद। बुलंद से मुराद ये है कि जिस चीज का आप इरादा कर लो, उस चीज को पा लो। आप इरादा कर लो कि मैट्रिक में टॉप करना है और टॉप कर लो, आप इरादा कर लो कि इंटर में टॉप करना है और टॉप कर लो, आप इरादा कर लो कि इस डिप्लोमे में टॉप करना है तो कर लो, ग्रेजुएशन में टॉप करना है कर लो। जिस चीज का आप इरादा कर लो उस चीज को पा लो। ये है खुदी को कर बुलंद इतना। जिस चीज के पीछे लग जाओ उसे करके छोड़ दो। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, कि जब खुदा फिर तकदीर लिखना स्टार्ट करेगा ना, खुदा जब तकदीर लिखेगा, खुदा जब तकदीर आप लोगों की लिख रहा होगा, तो बंदे से पूछ लेगा कि भाई ढीठ तो तू बहुत ज्यादा है, तू टलना नहीं है, जो तू इरादा कर लिया ना पीछे नहीं हटना, मुझे पता चल गया तेरा, तो फिर बता दे तेरी क्या इरादा है, तेरी क्या मंशा है, वही मैं लिख देता हूं। कि ये ना हो कि मैं तकदीर में कुछ और लिख दूं और इरादा तो कुछ किसी और चीज का कर ले और वो तकदीर खराब कर दे। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अब ये असल बंदा नहीं बोल। हाँ स्टार्टर है। और अब मैं दावत देता हूँ हमारे भाई जो इसी डिपार्टमेंट किसी इदारे से पढ़ के गए हैं, ग्रेजुएशन उन्होंने यहीं पे किया है और माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने अपने आप को मनवाया है, ठीक है। और योगा के फील्ड में और दूसरे काफी ममालिक माशाल्लाह वो फिर के आए हैं, पूरी दुनिया तकरीबन फिर के आए हैं, ठीक है। और लाहौर में और मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में वो अपने हॉस्पिटल्स बनवा रहे हैं और अल्लाह पाक उनको कामयाब भी करे, ठीक है। उनके लिए दुआगो भी हैं। और अब मैं आप सब दोस्तों की सामने जो है वो दावत देता हूँ अली रिजवान भाई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसा लिल इंसाने इल्ला मा साआ। आप सब खैरियत से?
सबसे पहले मैं इंतहाई मशकूर हूँ अपने इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे सीनियर प्रोफेसर उस्ताद मोहतरम आपकी तरह की कि अपने उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर साहब उन्होंने मुझे हुक्म किया कि आपने यहाँ हाजिरी देनी है और मैं उनके हुक्म के मुताबिक उसके बाद मैं मशहूर उस्ताद मोहतरम का उन्होंने मुझे यहाँ पर दावत दी स्टेज पर। आप सबका भी इंतहाई मशहूर हूँ कि आप सब तशरीफ लेके आए। वक्त क्योंकि मुख्तसर है और आपने यहाँ पर बाद में भी प्रोग्राम चलना है, मुझे जो टाइम दिया गया है मैं उसके अंदर अंदर अपनी इंशाल्लाह बात को मुकम्मल करूँगा। नाम तो मेरा बता दिया बिरादर ने, अली रिजवान हिम्मत मेरा नाम है। इंटरनेशनल योगा कोच हूँ, आयुर्वेदिस्ट हूँ और आयुर्वेदा मैंने नेपाल से किया है, योगा भी नेपाल से किया है। हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट ट्रेनर हूँ सऊदी अरेबिया से और माइंड साइंसेस का एक छोटा सा तालिब इल्म। ये एक मुख्तसर सा मेरा तारुफ है। आयुर्वेदा का मैं बता दूं कि उसके ज़रिए से हम ला इलाज बीमारियों का इलाज करते हैं। हर वो बीमारी जिसे आपके माशरे में ला इलाज समझा जाता है, मसलन कौन कौन सी बीमारी ला इलाज समझी जाती है? कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, शुगर और ठीक है, ये सारी जो ला इलाज बीमारियां समझी जाती हैं हम इनका कामयाबी से इलाज करते हैं। ये आपकी मोटिवेशनल और आपकी ट्रेनिंग अब शुरू हो गई है, ठीक। यानी वो काम जो हमारे मुआशरे में नामुमकिन समझे जाते हैं वो मुमकिन है, जो ला इलाज समझे जाते हैं वो काबिल इलाज है, जो हमारे मुआशरे में नामुमकिन समझे जाते हैं वो ला इलाज है वो मुमकिन होता है, ठीक है। योगा के जरिए से जिंदगी का हर काम आसान किया जाता है, मुमकिन किया जाता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया जाता है। तो इम्पॉसिबल जो है इटसेल्फ इज सेइंग आई एम पॉसिबल, ठीक। तो योगा के जरिए से इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल किया जाता है। अब योगा क्या है उसका मैं मुख्तसर तारुफ आपको दे दूं एक सेंटेंस में। योगा के साथ जिंदगी ऐसे है जैसे आप पानी के ऊपर आराम से एक पाँव के ऊपर पाँव रख के लेटे हो और पीछे ऐसे बाजू रखे और चिल कर रहे हैं, जिंदगी ऐसे है योगा के साथ। और योगा के बगैर जिंदगी ऐसी है कि आप गोते खा रहे हो, कभी तय में जाए वहां पर सांस दम निकलने वाला हो, कभी थोड़ी देर के लिए ऊपर आ जाए फिर डूब जाए, फिर ऊपर आ जाए फिर डूब जाए, सारी जिंदगी ऐसे गुजरते रहे। योगा के बगैर ऐसे और योगा के साथ वैसे। हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट ट्रेनिंग में हेल्थ सेफ्टी और एनवायरनमेंट में इंसानी जिंदगी, हैवानी जिंदगी, नबातात की जिंदगी, माहौल और एटमॉस्फेयर जितना भी है उस सब की हेल्थ को मेंटेन करना होता है। ये भी मेरी थोड़ी सी एक समझ लेंगे छोटी सी महारत का एक सब्जेक्ट है। तो माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई ये जान के कि आप सब CSS की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए अपने आप को जी आमिर भाई इरादा कर रहे हैं या बिल्कुल रेडी हैं आपके, आपने इरादा कर लिया हुआ है? अच्छा, कितने आप में से अहबाब हैं जो इरादा कर रहे हैं कि हमने CSS कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अभी इन बिटवीन है। अच्छा, और जो इरादा कर चुके हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक है, आप खैरियत से तशरीफ लाए। आप जो इरादा कर चुके हैं वो कौन कौन है? अच्छा, और जो पक्का इरादा कर चुके हैं वो? अच्छा, वो भी यही है, माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है। अच्छा, वैसे आपको लगता है कि आप जो इरादा कर चुके हैं वो 100% कामयाब हो जाएंगे? एक तो ये ना कि वैसे अब सब बैठे हैं, अगर हमने कहा कि नहीं होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, अंदर से कुछ और आ रहा होता है कि नहीं यार होना तो नहीं है ना वैसे, लेकिन सबके सामने कह देते हैं। वो कौन कौन है जिनको लगता है कि हो जाएंगे लेकिन अंदर से लगता है कि यार नहीं? वो कौन है? होते हम सभी हैं, अंदर से सारे ही डरे होते हैं अब कि यार नहीं। कह तो दिया सर ने, और सर ने भी कह दिया, सर ने भी कह दिया, सारे आगे कह रहे थे कि बहुत आसान है आप कर लेंगे, लेकिन नहीं। ये कौन कौन है जिनका दिल का उमूम हो रहा है अंदर से? पंजाबी में, पंजाबी उर्दू में एक सेंटेंस है, जो डर गया वो मर गया। सबसे पहले आपने अपने डर को खत्म करना है और ये शक के लेवल से आपने यकीन के लेवल पे आना है। वहां पर आप जो स्ट्रगल करेंगे वो कभी भी रायगा नहीं जाएगी। ये नुक्ता शुरू हो गया हमारे।
ठीक है जी। जो हमारा मौजू है वो है जिंदगी में गोल क्या होना चाहिए, होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए और उसको अचीव कैसे करना है। हम इसी में लिमिटेड रहेंगे और इसी को ये मुकम्मल करेंगे जितना हमारा टाइम है। तो गोल जिंदगी में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट है गोल का होना? बॉडी विदाउट सोल, दैट्स गुड, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है। और ये दिल की आवाज है सबकी। अच्छा, मैं अब ना क्योंकि अब आप यहाँ पर बैठे हैं, कभी मैं जब यहाँ पर बैठा होता था ना, या जिस जगह पर भी लेक्चर सुन रहे होते थे, तो वहां पर एक माइंडसेट हमारा ये होता था कि बहुत सारी कीमती और अहम बातों को हम सिर्फ ऐसे ही सुन ही रहे होते थे, और उनमें से कोई थोड़ी बहुत बात जो हम तवज्जो के साथ सुनते थे, पूरे फोकस के साथ सुनते थे, वो अपील कर जाती थी। बाकी बातें ऐसी लगती थी कि ये टाइम हमारा वेस्ट ही हुआ, बस बस बैठे हुए हैं मजबूरन। आपको भी ऐसा फील होता है? किसी को भी नहीं फील होता? हैरत की बात है, शायद हमारा दौर ही खराब था, खराब के दौर में फील होता था ना ऐसे। हाँ जी, अब नहीं होता। अब आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फील्ड में आ गए ना, डू और डाई वाली स्टांस में आ गए। ठीक, अच्छा, हाँ अब जरा चेंज हो गया थोड़ा सा, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा है जो हमें लगता है कि नहीं यार ये नहीं, बस वो जो था ना वो सही था, वो जो इतनी सी बात थी ना वो ठीक थी, ये चीजें बस ऐसे नहीं कुछ। मेरे लिए मुश्किल थोड़ी सी हो रही कि जितनी बातें मैं नहीं करनी थी सर ने पहले कर दी है सारी। वो जो शेर मैंने सुना रहे थे वो भी उन्होंने सुना दिए। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने कौन से शेर सुनाने हैं और वो कौन सी बातें मैंने बीच में करनी। अच्छा देखें, गोल के बगैर जिंदगी कैसी होती है। आप तस्वुर करें कि एक फुटबॉल का ग्राउंड है, उसमें 2 प्रिपेयर टीम्स खड़ी हैं पूरी किट्स के साथ, फुटबॉल भी उनके सेंटर में है, हर तरफ रेफरी। कितने रेफरी होते हैं फुटबॉल की? 3 होते, 6-7 होते हैं। एक तो बीच में दौड़ा होता है, 2 उसको रिप्लेस करने के लिए होते हैं, और 4 कॉर्नर्स पे होता है, 2 सेंटर में होते हैं। ठीक, वो सारे रेफरीज भी मौजूद हो, कमेंट्री वाले भी मौजूद हो, पब्लिक भी मौजूद हो, टीम्स भी बिल्कुल तैयार खड़ी हैं, फुटबॉल भी किक लगाने के लिए रेडी। रेफरी की विसल बजने का इंतजार है। सिर्फ एक चीज नहीं है वहां पर, क्या जी? बॉल है वहां पर जी, पोल नहीं है। दोनों तरफ जो गोल होना है ग्राउंड के दोनों एंड पर, वो गोल नहीं है। तो उस पूरी की पूरी ग्राउंड में जितना क्राउड आया हुआ है, सारी मैनेजमेंट, सारे के सारे रेफरीज, वो 11 और 11 दोनों तरफ के खिलाड़ी, उनको रिप्लेस करने वाले उनके कोचेस, ये सब के सब क्या कर सकते हैं जी? अच्छा, रेफरी विसल भी बजा दे, फर्ज करें वो भी कसम तोड़ी दे कि यार चले, अगर मेरी वजह से ये रुके हुए तो मैं अपनी जिम्मेदारी, विसल भी दे दे, और कोच दोनों तरफ से इशारा भी कर दें कि चलो भी टूट पड़ो एक दूसरे के ऊपर, कुछ होगा वहां पर? विसल बजने के बाद भी वो खड़े रहेंगे, एक दूसरे की तरफ देखते रहेंगे। स्ट्रगल करने के लिए आए हुए हैं, मरने मारने के लिए आए हुए हैं। किक्स भी उन्होंने बड़ी देखी कि मैंने ऐसे मारनी है, ऐसे मारे, दोनों तरफ गोल नहीं है, वो करेंगे क्या? एक तो बात ये है कि जितनी धरती को स्ट्रगल वहां पे कर रहे हैं, तो टीम एक दूसरे को जाना वो फुल जोर लगा रहे हैं, लेकिन धरती का जोर लगा रहे हैं, लेकिन जब उनके जहन में कोई असल में बात कर रहे हैं कि गोल नहीं है उनका, तो उनके पास मंजिल नहीं है, तो मंजिल के बगैर वो एक दूसरे के बीच में वो घूमते रहेंगे, भागते रहेंगे, कभी फुटबॉल उसके पास है, उसके पास जाएगा नहीं, किक मारेंगे किस तरफ? वो जो पहला बंदा है वो किस नीयत के साथ किक मारेगा कि मैंने क्या करना है? उसे कहेंगे किक मारो तो वो कहेगा अभी क्यों किक मारनी है मैंने? उसे भी नहीं पता। उसे कहेंगे तुम चलो शुरू करो, कहेगा अभी क्या शुरू करूं मैं? सबसे पहले आप ये बताएं कि CSS का एग्जाम देना आपका गोल है? ऐसे ही है? अच्छा, मैं अब चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, टाइम मेरा बिल्कुल ही खत्म हो गया, शुरू होते खत्म। तो आपका बहुत शुक्रिया।
CSS का एग्जाम पास करना आपका गोल है? चेंज होगी पोजीशन? अच्छा, पास करना गोल है या एग्जाम देना सिर्फ गोल है? ये चेंज हो गया है ना? क्लैरिटी, आप थोड़ी सी और क्लैरिटी है। अच्छा, CSS का एग्जाम पास करने के बाद आपने कुछ और सोचा हुआ है, वो गोल है या सिर्फ पास करना गोल है? मैंने एक सिविल इंजीनियर और वो सिविल इंजीनियरिंग में टॉप कर ले और उसके बाद जाके डाकखाने में पोस्ट मास्टर की जॉब कर ले तो ठीक है, काम चल जाएगा? काम नहीं चलेगा, ये गोल नहीं अचीव हुआ। ठीक। अच्छा, CSS का एग्जाम पास करने के बाद उसके बाद क्या गोल है? एरोगेशन और आपका AC। ठीक, आपका एजुकेशन में या ठीक है, इस तरह से मुख्तलिफ आपके गोल है। क्या वो गोल्स हैं असल में? वो गोल्स हैं? मुमकिन है जिनको आप गोल समझ के बैठे हैं वो फुटबॉल ही हो, उनको भी सिर्फ किक मारनी है, आपने गोल कहीं और होता है। गोल क्या है? ये एक प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, गोल अचीव ना होने में, कि हमने गोल ही सिर्फ किट पहनना बनाया था। मतलब बहुत सारे क्रिकेटर्स को देखें तो वो पता क्या कहते हैं, हमारा गोल है कि हमने ग्रीन कोट पहनना, बस पाकिस्तान का टाई लगानी है। वो गोल अचीव कर लेते हैं और उसके बाद वो तारीख के गुमनामी में कहीं खड्डे में पड़े होते हैं, उनको जानता भी कोई नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स आए हैं में बहुत ढीठ है। फिर तीसरे आपके रिलेटिव्स भी आपको कहना शुरू कर दें, आपके उस्ताद भी कहना शुरू कर दें कि तुम बहुत ढीठ हो, बस उसके बाद आप गारंटीड कामयाब हो जाएंगे। आपको ढीठ होने की हद, शदीद किस्म का ढीठ होना है आपने गोल अचीव करने की हद तक। जहां पर अम्मी अबू ने कह दिया ना बेटे आपसे ये नहीं होना, यार अम्मी अबू ने कह दिया तो फिर बाद आ जाना चाहिए। अच्छा, अम्मी अबू के आगे ढीठ बन गए, लेकिन मामू आए, उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है माइंड के ऊपर, उन्होंने कह दिया बेटे रहने दे, ये नहीं होना तुमसे। मामू की बात मान गए। हाँ, मामू की नहीं मानी तो दोस्तों की मान गए, दोस्तों की नहीं मानी तो हो सकता है किसी और रिश्तेदार की मान जाए। आप जो करना चाह रहे हैं उसके ऊपर आपने कंप्रोमाइज नहीं करना, डट जाना है उसके ऊपर। दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप अपने गोल को अचीव किए बगैर दुनिया से नहीं जाएंगे। ये पहली और आखिरी शर्त है आपकी कामयाबी की। क्या? कि एक मैं हूं और एक दुनिया में मेरा गोल है, उसके अलावा और दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर आपको अपने गोल के साथ साथ और दुनिया में बहुत कुछ नजर आ रहा है और सारी दुनिया में बहुत सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं, आप कामयाब नहीं हो सकते। अनवेवरिंग फोकस क्या होता है? आप फोकस ऐसे करके बैठे हों कि आपको इर्द गिर्द की कोई और चीज नजर ना आ रही। ठीक, आप फोकस्ड हैं इस वक्त, क्या नजर आ रहा है आपको? और मोबाइल भी नजर आ रहा है, और ये भी नजर आ रहा है, ये भी नजर आ रहा है, तो फिर आप फोकस नहीं है मेरी तरफ। आपको अगर सिर्फ मैं नजर आ रहा हूं तो फिर आप फोकस्ड है मेरी तरफ। अगर आपको ये सारी चीजें भी नजर आ रही हैं तो फिर आप फोकस नहीं है। फोकस क्या होता है? तो बहुत बड़े गुरु थे, जब महाभारत से लड़ी गई है तो उसमें पांडव थे और उधर से कौरव थे। ये दोनों एक ही बाप ने पाले हुए थे। जो पांडव थे वो बाप ने लेके पाले थे, कौरव असल में उसके बेटे थे। तो जब वो बाप मरा उनका, उसके बाद उनमें जंग छिड़ गई रियासत की बादशाहत के लिए। पांडव कह रहे थे कि हम ज्यादा 5 भाई हैं तो हम ताकतवर हैं, 7 भाई हैं तो हम ताकतवर हैं, तो हाँ 5 भाई हैं हम ताकतवर हैं तो हमने हासिल कर रही है। कौरव कह रहे थे कि हमारा सगा बाप है लिहाजा हम ये रियासत है। उनमें आपस में जंग छिड़ गई, उसे कहते हैं महाभारत। पांडवों को शिकस्त हो गई। ये कहां चले गए शिकस्त खाने के बाद? जी, कलर कहा गए हैं कभी आप? हाँ, ये कलर का हार आ गए सारे। महाभारत इधर ही, आपका ये जो एरिया इधर ही लड़ी गई है। ये 7 साल यहां पर आगे रहे। कलर कहार के साथ ही है चौहा सैदन शाह, उसके पास है कटास राज, नाम सुना आपने? ये कटास राज में आके इन्हें मसनूई जिला वतनी हासिल कर ली, इन्होंने यहीं पर ही रहते। वहां पर इनके गुरु ने इनको बुलाया, एक को बुलाया उनका इम्तिहान लेने के लिए।
और उसे कहा कि वो सामने, उसको तीर और कमान दिया और कहा कि वो सामने दरख्त पे फाख्ता बैठी है। उनका जी हाँ बैठी है। उनके इसकी आंख का निशाना ले लो। शाख पे फाख्ता बैठी है, वो शाख भी मुझे नजर आ रही है। अच्छा और क्या नजर आ रहा है? काफी परिंदे बैठे हैं। उनका तीर चलाओ, उन्हें कोई और जानवर मार दिया, निशाना खता चला गया। दूसरे को बुलाया और उसे कहा कि तुम भी निशाना लो जरा उस फाख्ता की आंख का, किसी एक फाख्ता की आंख का निशाना ले। वही नजर आ रही है। उन्होंने कहा तीर छोड़ो, उसने तीर छोड़ा, सीधा उसकी आंख में जाके। ठीक है, हम क्या करते हैं, सीएसएस करते करते कई दफा एमबीबीएस का ख्याल आ जाता है, यार मैं वो होता ना तो बहुत अच्छा है ना, मेरे वो टीचर बहुत कामयाब थे, अगर मैं भी उनकी तरह टीचर होता तो आज मैं टीचर होता, ये सीएसएस ना कर रहा होता। होता है ऐसे। अभी आपके जहन में घर जाके यहाँ आएंगे कि यार वो ठीक था, मैं है ना, वो वाला कर लेता तो वो ठीक था। ये करने के दौरान अगर आपको और बहुत सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं तो फिर आप ये एक मेहनत जाया कर रहे हैं आप अपनी, ये ज्यादती है अपने साथ। हाँ, ये ऐसे ही है कि जैसे आप अपना एक गोल बनाएं और बनाते बनाते सीएसएस का गोल बनाते 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 आपको बीच में याद आ जाए कि मैं एक अच्छा प्रोफेसर होता, या मैं अच्छा एक डॉक्टर होता, या मैं अच्छा वो मोटिवेशनल स्पीकर ही होता, तो आप अपना गोल बना के खुद उसे टांग मार के गिरा रहे हैं। आप जो कर रहे हैं सिर्फ वो ही एक आपके लिए काम रह गया दुनिया में, और कोई काम आपके लिए नहीं बचा, इसीलिए आप ये कर रहे हैं। अगर और कोई काम आपके लिए होता तो आप वो करते। ठीक, जब तक माइंडसेट आपका ये ना हो कि दुनिया में एक गोल है जिसे मैंने अचीव करना है और आखिरी सांस तक मैंने उसे ही अचीव करना है, और आखिरी सांस अब ये 60-70 साल का नहीं होना चाहिए, ये कुछ 2-3 महीने का या साल 1.5-2 साल का सांस आखिरी बना लें आप, इसी आखिरी सांस में मैंने इसे अचीव करना, चला हो जाएगा। ठीक है, इसी कुलिये के तहत इसमें और भी कुछ चीजें, आप क्योंकि टाइम थोड़ा मैंने इसलिए बहुत शॉर्ट किया, उनको बहुत सारी चीजें मैंने बीच में बयान नहीं की, उन चीजों को प्रैक्टिस करते करते हमने भी बड़ी अनबिलीवेबल चीजों को अचीव कर लिया, जिनमें मैं आपको बता रहा हूँ, ये डायबिटीज और कैंसर और इसके अलावा बहुत सारे लाइलाज बीमारियां जिनका अभी तक मॉडर्न मेडिकल साइंस डायग्नोज भी नहीं कर पाती, हम उसका इलाज कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक नुक्ता आखिरी आपको बता दूंगा, ये सीएसएस के एग्जाम पास करने के बाद अपनी जॉब तक जाने के बाद सारा कुछ आपको बहुत कुछ चाहिए ना बीच में, है ना, वो जो जो कुछ चाहिए वो सारा आपको बताएंगे, मेरा क्योंकि सीएसएस मेरा सब्जेक्ट नहीं है, उस्ताद मोहतरम का सब्जेक्ट है, वो बताएंगे। मैं तो आपको गोल अचीव करना कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत कुछ आपको चाहिए, आपको स्ट्रगल चाहिए, हिम्मत चाहिए, इरादा चाहिए, मेहनत चाहिए, है ना, फिर आपको तेशा भी चाहिए, फिर आपको वो पहाड़ चाहिए जिसमें से आपने नहर निकालनी है, फिर आपके एंड पे शीरी चाहिए। ये सारी चीजें कैसी मिलेंगी आपको जी, ये इतनी सारी जो आपको चीजें चाहिए कैसे मिलेंगी? एक एग्जांपल ले ले, सिर्फ फर्ज करें आपने एक पहाड़ पे चढ़ना है, पहाड़ पे जाना है आपने 10,000 फुट की बुलंदी पर, ठीक, और जिस कोच के सामने आप तैयारी कर रहे हैं पहाड़ पर जाने की, उस कोच को डेफिनेटली मालूम है कि आप 100 फुट से भी ज्यादा बुलंद नहीं जा सकते, जबकि पहाड़ की 10,000 फुट की बुलंदी पर जाने के लिए आपको ऑक्सीजन मास्क चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, खाना चाहिए, बहुत सारे और भी आपको इक्विपमेंट चाहिए, पूरा एक बैग पैक चाहिए आपको, जिसमें आपका स्लीपिंग बैग, आपका खाना पानी और हर चीज उसमें होगी। इतना कुछ आपको चाहिए, लेकिन आपके कोच को 100% यकीन है कि इसकी जिस तरह की तैयारी है, जिस तरह की इसकी स्ट्रेंथ है, जितनी इसकी विल पावर है, ये 100 फुट से भी ऊपर नहीं जा सकेगा। क्या आपका कोच आपको 10,000 फुट की बुलंदी पर जाने के लिए जितना सामान चाहिए वो सारा देगा आपको? कितना देगा? 100 पे जाने के लिए तो जॉगर्स ही चाहिए, क्योंकि जा बेटा हाथ लगा क्या, आप कहेंगे जी 10,000 फुट की बुलंदी पर जाना मैंने, और कभी जाना जरूर है लेकिन तूने नहीं जाना, तेरी तैयारी मैंने देखी हुई है, तेरे अंदर करेज कितनी है, तू अंदर से तैयार कितना है, तेरे अंदर आग कितनी लगी हुई है, या बकौल सर के तू अंदर से ढीठ कितना 10,000 फुट की बुलंदी पर जाने के लिए, तेरा तो यहां से पांव फिसला तो मुमकिन है 25 फुट से नीचे आ जाए।
तो उसे 10,000 फुट की बुलंदी पर जाने के लिए पूरा बैग पैक वो कोच तैयार करके पूरा उसे सिखा के भेजने के लिए तैयार है कोच? है ऐसा? मैं वो उसे भेजेगा भी नहीं। बड़ा बजीद हुआ तो कहेगा जोगर पहनो चलो जाओ ऊपर, देखते कहा बैग में पीछे भेज दूंगा तुम्हारे, अगर तुम 100 फुट के ऊपर से चले गए। अगर आपने तैयारी ही 100 फुट की हुई है, 50 फुट की हुई है, तो 10,000 के मुताबिक आप 10,000 फुट की बुलंदी के मुताबिक आपको सामान नहीं मिलेगा। आप इसका मिसाल दूसरी वजह ये, आप जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहते हैं, अगर आप उसके लिए फुली प्रिपेयर्ड हैं, तमाम तरह की तैयारी आपके अंदर से मौजूद है और 100% आप वहां पर पहुंचने के लिए तैयार हैं, लेकिन 9,000 फुट की बुलंदी तक आपकी तैयारी है, 1,000 फुट आपका जरा कम है, वो तैयारी आपका कोच किसी तरह से जोर लगा के आपको वहां तक करवा देगा। 9,900 फुट की वो तैयारी कोच नहीं आपकी उठा के आपको वहां पर छोड़ के आ सकता, ठीक है? वो वहां पर 9,000 फुट की बुलंदी से आपको मोटिवेट करना शुरू हो जाएगा, बेटे जाओ थोड़ा सा रह गया बस, और चलो और चलो और चलो और चलो। ये वो कर सकता है। जहां पर आप कहीं गिरेंगे वो आपको उठा के भी थोड़ा सा ले जाएगा कि यार ये बंदा बहुत नीचे से ऊपर आया है, इसने बड़ी मेहनत की है, इसने कुछ करना है, लिहाजा इसे लेके जाना है। जहां पर मुमकिन आपकी ऑक्सीजन खत्म हो जाए, वो अपना सिलेंडर निकाल के दे देगा, मैं इधर बैठता हूं तुम जाओ अटेम्प्ट करके आओ, अपना ऑक्सीजन सिलेंडर भी वो दे देगा। लेकिन आप कुछ करने के लिए पहले तैयार हो, तो शर्त ये है। अब इस मिसाल को अपनी रियल लाइफ में लेके आए। एक खालिक कायनात, जो इस कायनात का खालिक और मालिक है, उसके पास हर तरह का साजो सामान मौजूद है जो उसने आपको आपके गोल तक पहुंचने के लिए देना है, ठीक है? कहां से मिलना है आपको सब कुछ? अब यहां पर आपका कोच कौन है? आप समझ लें कि अल्लाह ताला है। सारा साजो सामान आपकी जिंदगी में जितने भी आपके गोल है उनको अचीव करने के लिए किसने देना है आपको? अल्लाह ताला ने। वो अल्लाह ताला आपकी नीयत को भी जानता है, आपके इरादे को भी जानता है, आप कितने प्रिपेयर्ड है अंदर से वो भी जानता है, और आप कितने ढीठ हैं, कितने फोकस्ड हैं, आप वहां पर पहुंचने के लिए डू और डाई वाली कंडीशन में आए हैं या नहीं आए, ये भी वो जानता है, ठीक? जितना वो जानता है ना आपके बारे में कि आपने इतना अपने आप को तैयार किया है, उसने आपको उतना ही देना है, आपके गोल के मुताबिक नहीं देना। गोल आपने बनाया 10,000 फुट का और तैयारी आपकी 100 फुट की भी नहीं है, तो आपने जो गोल बनाया हुआ है वो आपका असल गोल नहीं है। असल गोल आपका 100 फुट से भी नीचे है, उतना ही आपको मिलना है खालिक कायनात से। और जो आयत मैंने शुरू में पढ़ी थी वो आयत यही है कि लैसा लिल इंसाने इल्ला मा साआ, इंसान के लिए सिर्फ वही कुछ है जिसकी वो, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। अब आप पूछेंगे नहीं अल्लाह के पास तो बहुत कुछ है ना, तो हमारे लिए क्यों नहीं है? अल्लाह के पास बहुत कुछ है, अल्लाह के पास बहुत कुछ है, लेकिन जितना आपको चाहिए वो उतना ही आपको देगा, बस जितना आपने अपने आप को तैयार किया हुआ है। सबसे ज्यादा उम्र किसकी थी दुनिया में? इंसानों में सबसे ज्यादा उम्र किसकी है जी? 95 साल है उनकी, देख ले। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की सबसे ज्यादा कितनी थी? 950 साल। सिर्फ तबलीग की उम्र है उनकी। असल उम्र कितनी है? 2500 साल, 2500 साल। किसी की और की इतनी नहीं है। उनको इतनी उम्र क्यों मिली है पता है आपको? क्यों मिली है? क्या वो देसी घी खाते थे? डालडा तो उस वक्त नहीं होता था, देसी खाते होंगे, शहद खाते थे और ऑर्गेनिक चीजें खाते थे, योगा भी करते होंगे। चले, और उनकी जिंदगी का गोल बहुत बड़ा था। क्या गोल था? कि ये इंसानियत बचानी है वरना अजाब आ जाएगा इन पर, ये तबाह हो जाएंगे। और पूरी कोशिश की उन्होंने 950 साल के ये इंसानियत तबाह होने से बच जाए। उनमें से बचे कितने? फिर 80 लोग बचे।
अगला गोल क्या था कि इन 80 लोगों से दुनिया को फिर दोबारा से आबाद करना है। उस गोल के मुताबिक उनको फिर इतनी बड़ी उम्र मिली। आप भी जितना बड़ा गोल बनाएंगे खालिक कायनात से, उतना बड़ा रिवार्ड आपके लिए तैयार है। सिर्फ बातें करने से, दुआ मांगने से नहीं मिलेगा। आप कोशिश जितनी करेंगे, जितनी सही करेंगे, लईसा लिल इंसान है इल्ला मा सा। सदकल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम।